नमस्कार। मैं डॉक्टर अनीता सिंह कुछ किस्से कुछ कहानियाँ कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम सब ने भीष्म साहनी का नाम तो सुना ही है। उनकी कहानियों पर, उपन्यासों पर बने सीरियल्स हमने बहुत पहले दूरदर्शन पर देखे हैं। भीष्म साहनी के परिवार का साहित्य, रंगमंच और सिनेमा में विशिष्ट योगदान रहा है। इनके छोटे भाई बलराज साहनी की फिल्में भी हमने खूब देखी हैं। कहने को तो दोनों भाई लेखन और अभिनय दोनों में सक्रिय थे, परंतु लेखन के क्षेत्र में हम भीष्म साहनी और अभिनय के क्षेत्र में बलराज साहनी को प्रमुख तौर से जानते हैं। भीष्म साहनी की कहानियों में आज़ादी के बाद की, यानी कि 1950 के बाद की मध्यम वर्गीय समाज की दिखावे की संस्कृति, अति महत्वाकांक्षा, अपने नैतिक मानवीय मूल्यों को उपेक्षित एवं तिरस्कृत करती पीढ़ी पर गहरा व्यंग किया गया है। यह कहानी है वृद्ध माँ और उसके स्वार्थी बेटे बहू की। इस कहानी में हम देखते हैं कि पढ़ लिख कर शहर में सेटल हो गए बेटे बहू को अपनी गांव की रहने वाली माँ देहाती लगती हैं, जिन्हें शहरी रंग ढंग से कोई लगाव नहीं, कोई रुचि नहीं। वे उन्हें एक बोझ सी लगती हैं। होता यह है कि कहानी के पात्र श्यामनाथ के विदेशी बॉस उनके घर दावत पर आते हैं। अब लिहाजा उन्हें खुश करने के लिए घर के ड्राइंग रूम की खास सजावट की जाती है। सभी पुरानी और बेकार चीज़ों को इधर उधर छुपा दिया जाता है, कुछ अलमारी के पीछे, कुछ पलंग के नीचे। पर घर में एक और पुरानी चीज़ है, वह थी श्यामनाथ की माँ। अब उनका क्या किया जाए? फिर बेटे बहू निर्णय लेते हैं कि उन्हें बरामदे में बैठा दिया जाए, और जब चीफ बरामदे में आए तो माँ गुसल खाने यानी वॉशरूम में चली जाए। श्यामनाथ की नज़र में ऐसा करना ज़रूरी था, क्योंकि चीफ अगर खुश होंगे तो उनका प्रमोशन हो जाएगा। नई पीढ़ी किस कदर स्वार्थी और धूर्त हो गई है, भीष्म साहनी ने इस कहानी में इस कड़वे यथार्थ को उजागर किया है। उन्होंने आगे स्पष्ट किया है कि लाभ की जरा भी संभावना दिखने पर लोग किस तरह से अपना व्यवहार तुरंत बदल लेते हैं। माँ को बोझ और परेशानी का कारण मानने वाले श्यामनाथ और उनकी पत्नी क्या अंत में बदल पाते हैं? क्या पार्टी के दौरान उनकी अनपढ़ और देहाती माँ को श्यामनाथ छिपा पाने में सफल हो पाते हैं? जानने के लिए आइए सुने चीफ की दावत। आज मिस्टर श्यामनाथ के घर चीफ की दावत थी। श्यामनाथ और उनकी धर्म पत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत नहीं थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए, मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले, और मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीज़ों की फहरिस्त हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियाँ, मेज, तिपाइयाँ, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए। ड्रिंक का इंतज़ाम बैठक में कर दिया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी श्यामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। माँ का क्या होगा? इस बात की ओर न उनका और न उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। मिस्टर श्यामनाथ श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा? श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहें, कल आ जाएंगी। श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सिकुड़ी आँखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे। फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कहो कि जल्दी खाना खाकर शाम को अपनी कोठरी में चली जाएं। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे और इससे पहले बस वो अपना काम निपटा लें। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया, मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी, और जो वो सो गईं और नींद में खर्राटे लेने लगीं तो साथ ही तो बरामदा है जहाँ लोग खाना खाएंगे। श्यामनाथ ने कहा, तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर लें, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा।
या माँ को कह देता हूँ कि अंदर जाकर सोए नहीं, बस बैठी रहें, और क्या। उनकी पत्नी ने कहा, और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले, 11 बजते बजते तक तो तुम ड्रिंक ही करते रहते हो। श्यामनाथ कुछ खींच उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली या भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। उनकी श्रीमती जी ने कहा, वाह, तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं, तुम जानो और वह जाने। मिस्टर श्यामनाथ चुप रहे। मौका बहस का नहीं था, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाज़ा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया है, और उन्हीं कदमों से माँ की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी, दुपट्टे में मुँह सिर लपेटे माला जप रही थी। सुबह से तैयारी होती देखते माँ का भी दिल धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर के बड़े साहब घर पर आ रहे हैं, बस सारा काम अच्छे से हो जाए। माँ, आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे, श्यामनाथ ने कहा। माँ ने धीरे से मुंह पर से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा, तुम तो जानते ही हो, घर में मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती। श्यामनाथ ने कहा, ठीक है, जो भी है, अपने काम से जल्दी निपट लेना बस। माँ ने कहा, ठीक है बेटा। और माँ, एक बात और, हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम यहाँ बरामदे में बैठना, और फिर जब हम यहाँ आ जाएं तो तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना। माँ अवाक बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा। और माँ, आज जल्दी सो नहीं जाना, तुम्हारे खर्राटों की आवाज़ दूर तक जाती है। माँ लज्जित हो उठी, धीरे से बोली, क्या करूँ बेटा, मेरे बस की बात नहीं है, जब से बीमारी से उठी हूँ नाक से सांस नहीं ले सकती। मिस्टर श्यामनाथ ने इंतजाम तो कर दिया, फिर भी उनकी उधेड़ बुन ख़त्म नहीं हुई। जो चीफ अचानक इधर आ निकला तो 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर, उनकी स्त्रियां होंगी, कोई भी गुसल खाने की तरफ जा सकता है। क्रोध में वह झुंझलाने लगे। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ, इस पर जरा बैठो तो। माँ माला संभालती, पल्ला ठीक करती उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। देखो माँ, और खुदा के वास्ते नंगे पाँव नहीं घूमना, और न ही वो खड़ाऊ पहनकर सामने आना, किसी दिन तुम्हारी यह खड़ाऊ उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। माँ चुप रही। और हाँ माँ, कपड़े कौन से पहनोगी? अब जो है वही पहनूंगी बेटा, जो कहो पहन लूँ। मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे फिर अधकुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ के कपड़ों की सोचने लगे। श्यामनाथ हर बात में एक सलीका चाहते थे। घर का सब संचालन उनके अपने हाथ में था। खूंटियाँ कमरों में कहाँ लगाई जाएं, बिस्तर कहाँ बिछे, किस रंग के पर्दे हों, श्रीमती जी कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज की हो। श्यामनाथ को चिंता थी कि अगर चीफ की मुलाकात माँ से हो गई तो कहीं लज्जित न होना पड़े। माँ को सिर से पांव तक देखते हुए बोले, तुम सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहन लो, पहन के आओ जरा देखूं। माँ धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गई। यह माँ का झमेला ही रहेगा। उन्होंने फिर अंग्रेज़ी में अपनी पत्नी से कहा, कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहे, अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लगा तो बस सारा मज़ा चला जाएगा। माँ सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद, सफ़ेद कपड़ों में लिपटा, छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आँखें, केवल सिर के आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिप पाए थे। चलो ठीक है, कोई चूड़ियाँ वुड़ियाँ हों तो वह भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं। माँ ने कहा, चूड़ियाँ कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में ही बिक गए। यह वाक्य श्यामनाथ को तीर की तरह लगा। तुनक कर बोले,
यह कौन सा राग छेड़ दिया माँ? सीधा कह दो नहीं है जेवर, बस। इससे पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक है? और जो जेवर बिका तो कुछ बन कर ही आया हूँ। जितना दिया था उससे दुगना ले लेना। मेरी जीभ जल जाए बेटा, तुमसे जेवर लूँगी? मेरे मुंह से यूं ही निकल गया, जो होते तो ना पहनती। 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर श्यामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती जी कब की अपने कमरे में जा चुकी थी। श्यामनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ को हिदायत करते गए, माँ, रोज की तरह गुमसुम बनकर ना बैठना। अगर साहब इधर से आ निकलें और कोई बात पूछें तो ठीक तरह से बात का जवाब देना। मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ बेटा, मैं क्या बात करूँगी? तुम कह देना माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं, वह नहीं पूछेगा। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गए और उसने कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देंगी? अंग्रेज़ों को तो दूर से देखकर घबरा उठती थी, और यह तो अमेरिकी है, न मालूम क्या पूछे, मैं क्या कहूँगी? माँ का जी चाहा कि चुपचाप पीछे से सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर से टांगे लटकाए वहीं बैठी रहीं। एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। श्यामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। वार्तालाप उसी रौ में बह रहा था जिस रौ में ग्लास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट नहीं थी, कोई अड़चन नहीं थी। साहब को विस्की बहुत पसंद आई थी। मेम साहब को पर्दे पसंद आए थे। सोफ़ा कवर का डिज़ाइन पसंद आया था। कमरे की सजावट पसंद आई थी। इससे बढ़कर क्या चाहिए? साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियाँ कहने लग गए थे। दफ्तर में जितना रौब रखते थे, यहाँ पर उतने ही दोस्त परवर हो रहे थे। और उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफ़ेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से ओत-प्रोत कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती, और श्यामनाथ की स्त्री से तो ऐसे बातें कर रही थीं जैसे उनकी पुरानी सहेली हों। अब इसी में पीते पिलाते 10:30 बज गए। वक्त गुजरते पता ही ना चला। आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों में से आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे आगे श्यामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चीफ और दूसरे मेहमान। बरामदे में पहुंचते ही श्यामनाथ सहसा ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगें लड़खड़ा गईं और क्षण भर में सारा नशा हिरन हो गया। बरामदे में एन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे हुए और मुंह में से लगातार गहरे खर्राटों की आवाज़ें आ रही थीं। पल्ला सिर पर से खिसक आया था और माँ के झड़े हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर रहे थे। देखते ही श्यामनाथ क्रुद्ध हो उठे। जी चाहा कि माँ को धक्का देकर उठा दें और उन्हें कोठरी में ढकेल दें, मगर ऐसा करना संभव नहीं था। चीफ और बाकी मेहमान पास ही में खड़े थे। माँ को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दीं। माँ हड़बड़ा के उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसी घबराईं कि कुछ कहते ना बना। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गईं और ज़मीन को देखने लगी। उनके पांव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां थर थर कांपने लगीं। माँ, तुम जाके सो जाओ, तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही थी? और खिसियाई नज़रों से श्यामनाथ चीफ के मुंह की ओर देखने लगे। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह वहीं खड़े खड़े बोले, नमस्ते। माँ ने झिझकते हुए अपने में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था, दूसरा बाहर। ठीक तरह से नमस्ते नहीं कर पाई। बस श्यामनाथ इस पर खिन्न हो उठे। इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ मिलाने के लिए माँ के आगे किया। माँ और भी घबरा उठी। श्यामनाथ ने कहा, माँ, हाथ मिलाओ।
पर हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में माला थी। घबराहट में माँ ने बायां हाथ ही साहब के दाएं हाथ में रख दिया। श्यामनाथ दिल ही दिल में जल उठे। अफसरों की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ीं। यूँ नहीं माँ, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है, दायां हाथ मिलाओ। मगर तब तक चीफ माँ का बायां हाथ बार बार हिलाकर कह रहे थे, हाउ डू यू डू? कहो माँ, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। माँ कुछ बड़बड़ाई। माँ कहती हैं, मैं ठीक हूँ। कहो माँ, हाउ डू यू डू? माँ धीरे से सकुचाते हुए बोली, हो डू। एक बार फिर कह कहे उठे। वातावरण हल्का हो गया। साहब ने स्थिति संभाल ली थी। लोग हंसने और चहकने लगे थे। साहब ने अभी भी माँ का हाथ अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और माँ सिकुड़ी जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। श्यामनाथ अंग्रेज़ी में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में रही है, इसीलिए आपसे लजाती है। साहब इस पर खुश हो गए। बोले, सच? मुझे गांव के लोग बहुत पसंद हैं। तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होंगी। चीफ खुशी से सिर हिलाते हुए माँ को टकटकी बांधे देखने लगे। माँ, साहब कहते हैं कोई गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत, तुम्हें तो कितने ही याद होंगे। माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया है? वाह माँ, मेहमान का कहा भी कोई टालता है? साहब ने इतना खुश होकर कहा है, नहीं गाओगी तो बुरा मान जाएंगे। माँ ने कहा, मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है? कोई बढ़िया से टप्पे सुना दो, कोई 2 लाइन। देसी अफसर और उनकी स्त्रियों ने इस सुझाव पर तालियां पीटी। माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे के चेहरे को देखती, कभी पास खड़ी बहू को। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लिहाज में कहा, माँ। और इसके बाद हाँ या ना का तो सवाल ही नहीं उठता था। माँ बैठ गई और अपनी दुर्बल कांपती आवाज़ में एक पुराना विवाह का गीत गाने लगी। सभी स्त्रियां खिलखिला के हंस उठीं। 3 पंक्तियां गाकर माँ चुप हो गई। बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद ही न करते थे। श्यामनाथ की खीज अब प्रसन्नता और गर्व में बदल उठी थी। माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया था। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गांवों की दस्तकारी क्या है, खूब। श्यामनाथ खुशी में झूम रहे थे। बोले, बहुत कुछ साहब, मैं आपको एक सेट उन चीज़ों का भेंट करूंगा, आप उन्हें देखकर बहुत खुश होंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में पूछा, ना, मैं दुकानों की चीज़ नहीं मांगता। पंजाबी गांव की स्त्रियां घरों में क्या बनाती हैं? श्यामनाथ कुछ सोचते हुए बोले, लड़कियां कपड़ों की गुड़िया बनाती हैं और फुलकारियां बनाती हैं। फुलकारी? फुलकारी क्या है? श्यामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेष्टा करने के बाद माँ को बोले, क्यों माँ, कोई पुरानी फुलकारी है घर में? माँ चुपचाप अंदर गईं और अपनी फुलकारी उठा लाईं। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह से उसके धागे टूट रहे थे और कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि को देखकर श्यामनाथ बोले, यह फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूंगा। माँ बना देंगी, क्यों माँ, साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें ऐसी ही एक फुलकारी बना दोगी ना? माँ चुप रहीं, फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नज़र कहाँ है बेटा, बूढ़ी आँखों से अब कुछ नहीं दिखता। मगर माँ का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए श्यामनाथ साहब से बोले, वह ज़रूर बना देंगी, आप उसे देखकर बहुत खुश होंगे। साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद किया और हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मेज़ की ओर बढ़ गए। जब मेहमान बैठ गए और माँ पर से सबकी आंखें हट गईं, तो माँ धीरे से कुर्सी पर से उठीं और सबसे नज़रें बचाती हुई अपनी कोठरी में चली गईं। मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखों में छल छल आंसू बहने लगे। वह दुपट्टे से बार बार उन्हें पोंछती, पर वह बार बार उमड़ आते, जैसे बरसों का बांध तोड़कर उमड़ आए हों। माँ ने बहुतेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया, बेटे के चिरायु स्वस्थ होने की प्रार्थना की,
बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू तो बरसात के पानी की तरह जैसे थमने में ही नहीं आते थे। आधी रात का वक्त होगा। मेहमान खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे। माँ दीवार से सट कर बैठी आंखें फाड़े सामने की दीवार को देखी जा रही थीं। केवल रसोई में प्लेटों के खनकने की आवाज़ आ रही थी। तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाज़ा ज़ोर से खटकने लगा। माँ, दरवाज़ा खोलो। माँ का दिल बैठ गया। हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई? माँ कितनी देर से अपने आप को कोस रही थीं कि क्यों उन्हें नींद आ गई, क्यों वहाँ बैठकर ऊँघने लगी। क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया? माँ उठी और कांपते हाथों से दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही श्यामनाथ झूमते हुए आगे बढ़ाए और माँ को अपनी बाहों में भर लिया। वाह अम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब तुमसे इतने खुश हुए हैं कि क्या कहूँ। माँ की छोटी सी काया सिमटकर बेटे के आलिंगन में छिप गई। माँ की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें पोंछती हुई धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। श्यामनाथ का झूमना सहसा बंद हो गया। उनके माथे पर फिर तनाव के बल पड़ने लगे। उनकी बाहें माँ के शरीर से हट गईं। वे डांट कर बोले, क्या कहा माँ? यह कौन सा राग तुमने फिर छेड़ दिया? श्यामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा। बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसे मन चाहे रहो। मैंने तो अपना खा पहन लिया, अब क्या करूँगी। जो थोड़े दिन जिंदगानी के बाकी हैं, भगवान का नाम लूँगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो बेटा। अच्छा, तुम हरिद्वार चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का वादा किया है। मेरी आंखें अब नहीं हैं बेटा जो फुलकारी बना सकूं। तुम कहीं और से बनवा लो, बाहर से बनी बनाई ले लो। माँ, तुम मुझे धोखा दे के यूं चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं, अगर साहब खुश होंगे तो मुझे तरक्की मिलेगी। माँ चुप हो गई। फिर बेटे की मुंह की ओर देखती हुई बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब तेरी तरक्की कर देंगे? उसने कुछ कहा है ऐसा? कहा नहीं माँ, मगर देखती नहीं कितना खुश होकर गए हैं। कहते थे कि जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेगी तो मैं देखने आऊँगा कि बनाती कैसे हैं। अब बस जो साहब खुश हो गए तो मुझे इससे बड़ी नौकरी भी मिल सकती है। मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे उनका झुर्रियों भरा मुंह खिलने लगा। आँखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा? तरक्की यूं ही हो जाएगी क्या? साहब को खुश रखूँगा तो कुछ करेगा, वरना उनकी खिदमत करने वाले बहुत हैं। माँ ने कहा, तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसा बन पड़ेगा वैसा बना दूंगी। और माँ दिल ही दिल में फिर बेटे के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी। और मिस्टर श्यामनाथ अब सो जाओ माँ कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गए। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज हमारे देश में ऐसा कोई शहर नहीं जहां वृद्ध आश्रम ना हो। पर इसका जिम्मेदार कौन है? वह भी भारत जैसे उच्च आदर्शों वाली संस्कृति जिसके केंद्र में रामायण और गीता जैसा साहित्य है। अगर इस समाज में वृद्ध माता पिता की देखभाल और उत्तरदायित्व निभाने के लिए कानून बनाने पड़े हैं तो इसका आशय क्या है? कहीं ना कहीं हम सभी से कोई ना कोई चूक ज़रूर हो रही है। साहित्य कभी समाधान देता है तो कभी चिंतन के लिए विवश करता है। जीवन के कुछ और पहलुओं को दर्शाने के लिए लेकर आऊँगी मैं एक और कहानी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस चैनल के नए श्रोता हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। सुनते रहें कुछ किस्से, कुछ कहानियाँ। नमस्कार।